नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ मिनट्स एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ। आई नो कि आप लोग लॉ स्कूल के अपकमिंग एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार करते हो और मैं भी जल्द से जल्द आपको एपिसोड प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ। बट ये सीरीज इतना पेचीदा है ना कि हर बार इसके स्क्रिप्टिंग में जरूरत से ज्यादा टाइम लग ही जाता है। इनफैक्ट जितना टाइम लेट मी ऑफ द अर्थ के एक पार्ट के स्क्रिप्टिंग में जाता है, उसका दुगना या तिगुना टाइम लॉ स्कूल के एक पार्ट के स्क्रिप्टिंग में लग जाता है, जो कि पूरे एपिसोड का आधा ही होता है। एंड दिस टाइम मैं थोड़ा बीमार भी पड़ गई थी, सो वीडियो में और भी ज्यादा डिले हो गया। बट डोंट वरी, अभी मैं ठीक हूँ। बस गले में थोड़ा खराश है, तो आप लोग वॉइस पर ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। ओके, तो अब पॉइंट पर आते हैं। आई नो यू गाइज आर रियली एंग्री विद मी कि मैं हमेशा लेट से अपडेट करती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोवाइड यू इट्स एपिसोड्स एज अर्ली एज आई कैन। एक तो मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ नहीं, दूसरा इसमें कानून भी साउथ कोरिया के बारे में बताया गया है, प्लस बहुत से टर्म्स, कंडीशंस, आर्टिकल, सेक्शन एंड ब्ला ब्ला भी होते हैं, जिसे क्रैक करके इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। एंड यू नो कि मैं हर सीरीज को पूरे डिटेल और पूरे फीलिंग्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको भी वही फील करवा सकूँ जो सीरीज देखते वक्त मैंने फील किया था। इसलिए आप लोग थोड़ा सब्र रखा करो, क्योंकि आपको इतना वेट कराने के बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आता है, आई एम श्योर कि कुछ ही लोग होते होंगे जो उससे संतुष्ट नहीं होते होंगे। ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को लेकर कमेंट मत करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भर भर के करो, क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट्स को देखकर मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और मैं और भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने में लग जाती हूँ। सो प्लीज कमेंट एंड शो योर लव। अभी मैंने इतना सारा भाषण सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरी एक्सपो फैमिली मुझे समझे और मुझ पर ट्रस्ट करे। एंड आई नो यू गाइज लव मी सो मच, तो अपनी बातें अपनी फैमिली के सामने रखना भी वाजिब है, राइट? ओके, विद दैट सेड, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। आई नो कि बहुत से लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि टेल ऑफ द नाइन टेल का सीजन 2 जल्द ही आने वाला है। एंड ऑब्वियसली मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगी, पर हमारी एक्सपो फैमिली के दूसरे ब्रांच में, यानी कि ड्रामा एक्सपो टेल्स। जी हाँ दोस्तों, हमने एक और चैनल बना लिया है जिस पर टेल ऑफ द नाइन टेल के सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन आने वाला है। उससे रिलेटेड एक अपडेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, तो ड्रामा एक्सपो टेल्स जरूर विजिट करें और वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, एंड वन मोर थिंग, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, सो बेयर विद इट। ओके, अब शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि योंगचैंग बेहोश हो जाता है और घबराहट में येसियोल सोले को फोन घुमाने लगती है, पर तभी प्रोफेसर यांग वहाँ आकर उसे फोन छीन लेते हैं। अब आगे, जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये अंधा कानून है। एपिसोड की शुरुआत अपनी क्लमजी से होती है, जो येसियोल को ढूंढते हुए बाहर आती है। वहाँ उसे अपना एरोगेंट बाबा मिल जाता है, जो पूछता है क्या हुआ। सोले उसे बताती है कि येसियोल मिल नहीं रही और फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ घबराई येसियोल बेहोश योंगचैन का इतना सारा खून देखकर और ज्यादा घबरा जाती है और सोले को फोन घुमाने लगती है। तभी प्रोफेसर यांग उससे फोन छीन लेते हैं। तभी ये दोनों भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रोफेसर यांग उस फोन से एम्बुलेंस को कॉल करने लगते हैं और ये दोनों दौड़कर येसियोल के पास आते हैं। तभी सदमे और शॉक के मारे येसियोल बेहोश हो जाती है। एम्बुलेंस आने में टाइम लगता है, इसलिए हानजुन येसियोल को अपनी पीठ पर बैठाकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ लगाने लगता है। सोले भी साथ ही जा रही होती है, पर हानजुन बोलता है तुम यहीं रुको। जब एमएलए को पता चलेगा तो वो भड़क जाएगा, शायद येसियोल को हॉस्पिटल में ही अरेस्ट करवा दे और इसे सजा भी दिलवा दे, ये साबित करके कि येसियोल सबूत डिस्ट्रॉय करके भाग रही थी। ये सुनकर येसियोल वहीं रुक जाती है और हानजुन हॉस्पिटल की ओर दौड़ लगाता है। योंगचैन को भी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया जाता है और तुरंत उसकी सर्जरी शुरू हो जाती है। एमएलए को भी दौड़े भागे वहाँ चले आते हैं और भड़कते हुए येसियोल को ढूंढने लगते हैं। तब तक दूसरे वार्ड में येसियोल को होश आ चुका होता है और वो रोई जा रही होती है, जिसके पास हानजुन भी खड़ा होता है। तभी एमएलए वहाँ आ धमकते हैं और टेंट्रम झाड़ने लगते हैं। वो येसियोल पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं कि तभी हानजुन बीच में आ जाता है,
पर ये सियोल उसे साइड कर देती है और घुटने पर बैठकर माफी मांगने लगती है। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है ये सियोल को ले जाने के लिए, पर हानजुन ये सियोल को नहीं जाने देता, ये बोलते हुए कि अभी ये एक पेशेंट है, इसे स्लाइन चढ़ रहा है, जब तक इसका ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता इसे आप लोग लेकर नहीं जा सकते। इस पर एमएलए हानजुन पर भड़कने लगता है। हानजुन बोलता है ये अभी इंटेरोगेशन की हालत में नहीं है, इसलिए नहीं जा सकती। इस पर एमएलए डिटेक्टिव जुंग से बोलते हैं तुम कर क्या रहे हो हाँ? दूसरी तरफ पता चलता है कि सोले हॉस्पिटल ना जाकर यहाँ इसलिए रुकी ताकि येसियोल के रूम की एक एक चीज को रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर रख सके, ये साबित करने के लिए कि येसियोल ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की है। और सबूत के डबल कंफर्मेशन के लिए वो अपने साथ विटनेस के तौर पर सीनियर गर्ल सोल्बी को भी रखती है। इधर डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हुई तो हमें मजबूरन आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। येसियोल बोलती है नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मैं चलूंगी। तभी पीछे से आवाज आती है तुम कहीं नहीं जा रही। अब भाई जब बात इनके स्टूडेंट्स की हो तो अपने यंग ग्रेड्स बचाव के लिए कैसे ना आए भला। अपने स्वैगर यंग ग्रेड्स आगे आकर बोलते हैं अगर तुम ठीक हो तो बेहोश क्यों हो गई थी, अभी भी तुम्हारे कुछ टेस्ट बाकी है, पहले उसे खत्म करो। वो डिटेक्टिव जुंग से बोलते हैं मुझे अरेस्ट करके जेल में रखना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो इसे भी लेने आ गए, खुद को थोड़ा काबू में रखो। वो खुद को शांत करके बोलते हैं अभी ये सदमे में है, जब ठीक हो जाएगी मैं खुद इसे पुलिस स्टेशन ले आऊंगा। इस पर डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं पीछे हटिए, वरना कार्यवाही में दखल देने के लिए मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। प्रोफेसर यांग बोलते हैं अगर तुम अपने पावर का गलत यूज करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। इस पर डिटेक्टिव जुंग भड़क जाते हैं, पर डिटेक्टिव ओ बीच में आकर उन्हें रोक देते हैं। फिर अपने यांग ग्रेड्स एमएलए के कान में कहते हैं ये भी एक विक्टिम यानी कि पीड़ित ही है, ये आपके बेटे को उस वीडियो को नेट पर अपलोड करने से रोक रही थी। अगर अभी इसका इंटेरोगेशन हुआ तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। फिलहाल आपको अपने बेटे के ऑपरेशन की सफलता की आशा करनी चाहिए और उसकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर एमएलए डिटेक्टिव जुंग से कहते हैं पहले इसकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाने दो। अब आए ना लाइन पे। प्रोफेसर किम स्वीटू सोंगजे से फोन पर बात करते हुए हॉस्पिटल की ही ओर जा रही होती है। वो बोल रही होती है मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ, प्लीज अपनी वाइफ को थोड़ी हेल्प करने के लिए बोल देना, और हाँ तुम मत आना, तुम्हारे एग्जाम्स है, तुम पढ़ाई करो। चलो ठीक है सोंगजे, अब मैं रखती हूँ। फिर फोन काट देती है। अब कहानी पास्ट में जाती है। आपको याद है ली मैन हो की बातों से प्रोफेसर किम जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। ली मैन हो बेसिकली प्रोफेसर किम को सिर्फ यहाँ उकसाने के लिए आया है, जिसका ट्रिक काम भी कर रहा होता है। वो बेफिजूल की बकबक किए जा रहा होता है और गुस्से और स्टूडेंट के सामने खुद को शांत रखने के स्ट्रगल में प्रोफेसर किम का स्ट्रेस बढ़ने लगता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी एक स्टूडेंट गुस्से में आकर ली मैन हो का गिरेबान पकड़ लेता है। मैन हो खुद को छुड़ाकर फिर से अपनी बकबक कंटिन्यू करता है और प्रोफेसर किम की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। इस बार स्योंगजे उसका गला दबा देता है, पर प्रोफेसर यांग आकर उसे रोकने लगते हैं। लेकिन तभी स्ट्रेस की वजह से प्रोफेसर किम का मिसकैरेज हो जाता है और वो बेहोश। स्वीटू दौड़कर उनके पास जाता है और वो और क्लमजी एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर डॉक्टर एक सर्जरी में बिजी है और ब्लीडिंग ना रुकने की वजह से प्रोफेसर किम की हालत खराब होती जा रही है। तब स्वीटू स्योंगजे बोलता है प्रोफेसर क्या मैं देख सकता हूँ? Well, at that time, प्रोफेसर किम का मिसकैरेज नहीं हुआ था। I was wrong, so sorry for that. Actually, उस वक्त ओवर स्ट्रेस और ब्लीडिंग की वजह से वो सिर्फ बेहोश हुई थी। हॉस्पिटल में प्रोफेसर किम की परमिशन पाने के बाद जब स्वीटू सोंगजे ने उन्हें चेक किया तो पता चला कि उनका बेबी बिल्कुल ठीक है और बहुत मजे में है। पर क्योंकि प्रोफेसर किम अभी मिड प्रेगनेंसी में है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन के लिए इन्हें एक सप्ताह हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर पता चलता है कि मेडिकल लॉ की पढ़ाई करने से पहले अपना स्वीटू सोंगजे एक गायनेकोलॉजिस्ट था, यानी कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स का स्पेशलिस्ट। इसलिए प्रोफेसर किम उससे पूछती है कि उसने डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़कर लॉ स्कूल क्यों ज्वाइन कर लिया। तभी एक लेडी वहाँ आती है जो बोलती है वही तो, देखो तो, यहाँ तक कि तुम्हारी प्रोफेसर भी यही कह रही हैं कि तुमने डॉक्टरी छोड़कर लॉ की पढ़ाई क्यों शुरू कर दी। फिर वो प्रोफेसर किम को चेक करने लगती है और पता चलता है कि यही अपने स्वीटू सोंगजे की वाइफ है। ये जानकर सोले बोलती है ओह तो आप दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इस पर वाइफ बोलती है मैं भी यही चाहती थी, पर ये क्विट करके लॉ स्कूल भाग गया। अगले दिन प्रोफेसर किम अपने लैपटॉप पर एग्जाम के क्वेश्चंस बना रही होती है। जब सारे क्वेश्चन को सेव करने की बारी आती है तो लैपटॉप में कुछ एरर शो करने लगता है। तभी सोंगजे वहाँ आता है जो उनसे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर वो उसे लैपटॉप की प्रॉब्लम बताती है।
तब प्रोफेसर किम को पता चलता है कि सॉन्गजे कंप्यूटर एक्सपर्ट भी है। वो बताता है कि लैपटॉप में वायरस है। प्रोफेसर किम पूछती है तो ये ठीक हो जाएगा ना? सॉन्गजे बोलता है देखता हूँ, अगर मुझसे ठीक हो पाया तो ठीक, वरना ठीक करवाने दे दूंगा। फिलहाल आपको आराम करने की जरूरत है, इसलिए आप लेट जाइए। इतना कहकर वो प्रोफेसर किम के बेड को फिक्स करने में उनकी मदद करने लगता है। उसके बाद सॉन्गजे लैपटॉप ठीक कर देता है, पर तब तक प्रोफेसर किम सो चुकी होती है। उसे प्रोफेसर किम को जगाना सही नहीं लगता, इसलिए वो लैपटॉप बंद करने लगता है। पर तभी उसकी नज़र प्रोफेसर किम के बनाए क्वेश्चंस पर पड़ती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सॉन्गजे भी अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है। वाइफ बोलती है मैं अकेली जा सकती हूँ, कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पर इसे पढ़ने की क्या जरूरत, क्वेश्चंस तो ऑलरेडी इसके पास है। वो बोलता है वो मेरे स्टडी ग्रुप में है, इसलिए मुझे उसे देखने के लिए जाना चाहिए। वाइफ बोलती है तो इस बार भी A+ लाने की तैयारी है? सॉन्गजे बोलता है तुम्हें क्या लगता है A+ लाना कोई हलवा है? पता भी है कितना मुश्किल है। इस पर वाइफ बोलती है और मेरा क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब आसान है? पता भी है पेट में बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। इस पर सॉन्गजे कुछ नहीं बोलता, तो इसकी वाइफ इमोशनल होने लगती है। Cause why not? प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स। लेकिन फिर वो खुद को शांत करके बोलती है ठीक है, आज कोई और ज्यादा दर्द में है, उसी पर ध्यान देते हैं। इधर हॉस्पिटल में प्रोफेसर किम येसियोल को सेक्सुअल असल्ट वाले पेपर पर साइन करने को बोल रही होती है, पर येसियोल बोलती है वो सेक्सुअल असल्ट नहीं था, हम प्यार कर रहे थे। प्रोफेसर किम बोलती है उसने तुम्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड किया, ये सेक्सुअल असॉल्ट ही है। येसियोल बोलती है प्लीज ऐसा मत बोलिए, कैसे अपने प्यार के साथ ही टाइम स्पेंड करना सेक्सुअल असल्ट हो सकता है? प्रोफेसर किम बोलती है मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर खुद को देखो, अपनी सिचुएशन देखो। जिस पल तुम्हें इंटरकोर्स के लिए फोर्स किया गया वो प्यार नहीं था, जिसमें अपनी चोटें छुपाने के लिए तुम्हें सनग्लासेस का सहारा लेना पड़े वो प्यार नहीं है। येसियोल बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये नहीं कर सकती, और उठकर जाने लगती है। पर फिर अचानक से पीछे मुड़कर योंगचन के बारे में पूछने लगती है कि उसकी सर्जरी कैसी गई। ये सुनकर प्रोफेसर किम उसे गुस्से से देखने लगती है और येसियोल रोने लगती है। दूसरी तरफ योंगचन की सर्जरी अभी भी चल रही है और एमएलए परेशान खड़े हैं। तभी उनका आदमी वहां आकर बताता है कि योंगचन के मोबाइल फोन और लैपटॉप को ठिकाने लगा दिया गया है और मीडिया को भी सल्टा लिया गया है। साथ ही ये भी बताता है कि योंगचन पर सेक्सुअल असॉल्ट के केस का आसार बन रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं जो बताते हैं कि सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, पर जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर एमएलए डॉक्टर पर चिल्लाने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर येसियोल योंगचन के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है प्रोफेसर मैं ये नहीं कर सकती, उसका ये हाल करने के बाद मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और रोने लगती है। प्रोफेसर किम उसे गले लगाकर संभालने लगती है। उसके बाद अपनी क्लमजी फोन पर प्रोफेसर किम से बात करते हुए येसियोल का हाल पूछ रही होती है। ये उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती है, पर प्रोफेसर किम हॉस्पिटल आने से मना कर देती है, क्योंकि एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं और अभी अपनी क्लमजी को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। उनसे बात करने के बाद अपनी क्लमजी एग्जाम्स को कोसने लगती है, क्योंकि एग्जाम्स की ही वजह से ये अपनी दोस्त का ख्याल नहीं रख पा रही है। तभी अपना एरोगेंट बाबा वहाँ आता है जो बोलता है उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाई तो। सोले बोलती है तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो? हंजुन हाँ में सिर हिलाता है, फिर पूछता है वैसे तुमने वो किया? सोले बोलती है क्या? अच्छा वो, हाँ जैसा तुमने बोला था वैसा ही किया है। पर तुम्हें क्या लगता है अगर योंगचन को कुछ हो गया तो फिर येसियोल का क्या होगा? हंजुन बोलता है जाकर पढ़ो, एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, और चला जाता है और अपनी क्लमजी फिर से एग्जाम्स को कोसने लगती है। उसके बाद सुबह हो जाती है और एग्जाम शुरू। जिस दिन सोले बेहोश हुई थी उस दिन क्रिमिनल कोड का एग्जाम था, यानी कि प्रोफेसर यांग के सब्जेक्ट का, और आज सिविल कोड का, यानी कि प्रोफेसर किम के सब्जेक्ट का। क्वेश्चन पेपर में सब्रोगेशन राइट्स को लेकर भी क्वेश्चन होते हैं, जिसके पीछे अपनी क्लमजी ने बहुत माथाखोरी करी थी। इसलिए अभी ये क्वेश्चन देखकर वो बहुत खुश होकर आंसर लिखने के लिए एकदम तैयार हो जाती है, जो देखकर अपना एरोगेंट बाबा भी चवन्नी मुस्कान देने लगता है। उस क्वेश्चन को देखकर अपना हेडबैंड बॉय और लॉलीपॉप गाय भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ने सोले के ही नोट से सब्रोगेशन राइट्स की पढ़ाई की थी।
और अपने दोनों सीरियस लोग यानी कि सोल्बी और जीहू भी थोड़ा प्राउड और आश्चर्य के साथ क्लमजी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सब्रोगेशन राइट्स के क्वेश्चंस को लेकर अपनी क्लमजी का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। पर अपना स्वीटो सॉन्गजे आज भी दुविधा में ही बैठा होता है। सब लोग आंसर्स लिखने में लगे होते हैं, पर सॉन्गजे क्वेश्चन पेपर को निहारते हुए माथे पर चिंता की लकीर लिए बैठा होता है। यू नो व्हाई? क्योंकि सारा क्वेश्चन बदल चुका है। जी हाँ, इसके पास जो क्वेश्चन पेपर था उसका एक भी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं है। प्रोफेसर किम ने सारा क्वेश्चन बदल दिया है। ये फंस गया। एग्जाम के बाद हेडबैंड बॉय बोगी और लॉलीपॉप गाय येबम बहुत खुश हो रहे होते हैं और अपनी क्लमजी की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी लॉलीपॉप गाय येबम बोलता है, मैं भी तुम्हारे स्टडी ग्रुप में आ जाऊं क्या? अगर मैं येसियोल की जगह पर? बोगी उसकी बात काटते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि येसियोल की जगह पर? येबम बोलता है, मेरा मतलब येसियोल की जगह पर नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हें पहले ही येसियोल को से छीन लेना चाहिए। बोगी उसकी बात फिर से काटते हुए बोलता है, तुम बकवास करना बंद करोगे? किससे किसको छीन लेता? येबम बोलता है, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? येसियोल जैसे सुंदर लड़कियों का नेचर होता है बुरे लड़कों के प्यार में पड़ना। इस पर बुग्गी बहुत गुस्सा आ जाता है और येबम को अच्छा खासा सुनाकर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर किम अपने यांगटेट्स के पास बातें करने के लिए पहुंचती है, पर चुप होती है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, अब बोलिए भी। प्रोफेसर किम बोलती है, मुझे लगता है उसने हैक किया था। फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पर मेरा लैपटॉप खराब हो गया था और सॉन्गजे ने उसे ठीक किया था। अगर उस वक्त उसने क्वेश्चन देखा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसे लालच आ ही गया होगा। वो आह भरकर बोलती है, जब वाइस डीन ने सुना कि सॉन्गजे ने मेरा लैपटॉप ठीक किया है तो उन्होंने भी उसे अपना लैपटॉप ठीक करवाया था। पहले सेमेस्टर में सॉन्गजे ने प्रोफेसर यांग का भी लैपटॉप हैक कर लिया था, पर सेकेंड सेमेस्टर में प्रोफेसर यांग ने एक नया लैपटॉप खरीदा था। इसलिए प्रोफेसर यांग समझ जाते हैं कि उस दिन सॉन्गजे इनका लैपटॉप हैक करने के लिए चोरी छुपे ऑफिस आया था। अब कहानी उस मोमेंट पर जाती है जब प्रोफेसर किम ने पूछा था, सॉन्गजे क्या हुआ था उस दिन, बताओ मुझे। जिस पर सॉन्गजे ने कहा था, सब आपकी गलती है। पर इसके आगे उसने कुछ क्लियर नहीं किया और घर पर कुछ अर्जेंट काम का बहाना देकर वहां से चला गया। बट नाउ इन प्रेजेंट प्रोफेसर किम समझ जाती है कि उस दिन उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उस दिन प्रोफेसर किम की ही वजह से सॉन्गजे के मन में चोर जागा और उसके चीटिंग करने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, आप श्योर है या फिर ये सिर्फ आपका एक अनुमान है? प्रोफेसर किम बोलती है, मुझे नहीं लगता। मैंने सॉन्गजे के मिड टर्म के आंसर शीट्स को फिर से चेक किया और वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल वैसा जैसा आंसर शीट मैंने बनाया था, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, जो अपने आंसर शीट में मैंने भी गलत किया था। फिर वो उन्हें सॉन्गजे का आज वाला आंसर शीट दिखाती है जो बिल्कुल खाली होता है। फिर प्रोफेसर किम बहुत गुस्साने लगती है क्योंकि सॉन्गजे एक स्मार्ट और अच्छा बच्चा है, पर फिर भी उसने ऐसा किया। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, हैकिंग एक बहुत घटिया क्राइम है। प्रोफेसर किम बोलती है, हाँ मुझे पता है, अगर मैंने उस दिन अपना लैपटॉप उसे नहीं दिया होता तो शायद। खैर, वैसे अगर उस दिन सॉन्गजे कबर्ड में छिपा भी था तब भी क्या तुम्हारी बेगुनाही साबित हो पाएगी? सीओ की मौत ड्रग लेने के तुरंत बाद नहीं हुई थी और उन लोगों का कहना है कि उसे ड्रग देने के बाद तुम अपने ऑफिस में जाकर बैठे थे। तो फिर तुम ये बात कैसे प्रूव करोगे कि तुमने कॉफी में मिथ नहीं बल्कि चीनी मिलाई थी? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, सॉन्गजे प्रूव कर सकता है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। 5 अक्टूबर 2020 दोपहर के 2:25 इंसिडेंट वाला दिन। प्रोफेसर यांग अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। सॉन्गजे कबर्ड में छिपा होता है। वो अपने फ़ोन को चार्ज में लगाकर ऑन करते हैं और फिर प्रोफेसर सीओ को कॉल करते हैं। अंदर छिपा सॉन्गजे सब कुछ सुन रहा होता है। प्रोफेसर यांग प्रोफेसर सीओ से बोलते हैं, वहाँ चीनी पड़ा था तो मैंने तुम्हारी कॉफ़ी में डाल दिया, पर क्या पता कब क्या हो जाए, जाकर डॉक्टर से दिखवा लो। हाइपोग्लिकेमिया बीमारी खतरनाक हो सकती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ प्रोफेसर किम को पूरी बात बताने के बाद प्रोफेसर यांग स्वीटू सॉन्गजे से मिलने की बात करते हैं। इस पर प्रोफेसर किम उन्हें मिलने से मना कर देती है, ये बोलकर कि मुझे उससे बात करने दो, मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ ताकि वो खुद से अपनी गलती माने और तुम्हारी बेगुनाही साबित करे। प्रोफेसर यांग पूछते हैं, आप ऐसा कर पाओगी? प्रोफेसर किम बोलती है, उसका बयान एक स्मोकिंग गन की तरह होगा जो तुम्हारी बेगुनाही तुरंत साबित कर देगा, लेकिन अगर उसने सच बताया तो वो खत्म हो जाएगा और अगर नहीं बताया तो तुम। अभी वो एक अजीब सी धर्म संकट में फंसा है
बेचारा सोच सोच कर ही मरा जा रहा होगा कि क्या करें। इस पर प्रोफेसर यांग कुछ नहीं बोलते, बस उन्हें ही घूरे जा रहे होते हैं। अच्छा ठीक है ना, मुझे ही उससे बात करने दो, मैं ही ये करूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्रोफेसर यांग भी अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी अपनी क्लमजी उनके पास आती है, क्योंकि अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और इसे कांगदान के बारे में जानना है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं कल के ट्रायल में पता चल जाएगा और अपने रास्ते चले जाते हैं। नीचे हॉल में इंसाफ की देवी के पास प्रोफेसर किम अपने स्वीटू सॉन्गजे से बात कर रही होती है। वो बोलती है, कितना फनी है ना, मॉक कोर्ट रूम एक पवित्र जगह होनी चाहिए, पर यह हराम के पैसों से बना है। वो हराम का पैसा जो एक गिफ्ट या फिर घूस था, वो भी उस क्रिमिनल के द्वारा जिसने किसी की गलती से जान ले ली या फिर जानबूझकर। तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर सीओ को किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा होगा? उस बच्चे को अपने कार से हिट करना एक एक्सीडेंट था, पर जिस मोमेंट उन्होंने भागकर अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की, वो इस दलदल में फंसते चले गए, इस हद तक कि उससे निकलना असंभव बन गया। अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें इसी बात का सबसे ज्यादा पछतावा था। फिर वह खड़ी होकर बोलती है, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी खाली आंसर शीट का मतलब ये नहीं है कि तुमने हार मान ली, बल्कि एक जरिया है तुम्हारे हिम्मत दिखाने का। वो उसका हाथ सहलाते हुए बोलती है, कल कोर्ट में मिलते हैं, और चली जाती है। अगले दिन इट्स टाइम फॉर यांग क्रेट्स का चौथा ट्रायल। आज के ट्रायल में क्लमजी, एरोगेंट बाबा, प्रोफेसर किम, मिस्टर डोंग, लॉलीपॉप गाय, हेडबैंड बॉय और सीरियस गाय जीहू आया है, साथ ही ये दोनों रिपोर्टर्स भी। ट्रायल शुरू होते ही प्रोसिक्यूटर जिन ये स्टेटमेंट देते हैं कि मिस जॉन येसियोल, जो पिछले ट्रायल की विटनेस थी, उन पर अब अपने बॉयफ्रेंड को घायल करने का आरोप लग चुका है। उनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही मिस जॉन येसियोल मर्डर की आई विटनेस है, पर डिफेंडेंट के धमकाने की वजह से वो सच नहीं बता पाई। फिर उनके बॉयफ्रेंड ने सच बताने के लिए उन्हें कन्विंस किया। ये सब सुनकर सोले बोलती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। इन्हें तो नॉवेल लिखना चाहिए था। Yes, exactly. प्रोसिक्यूटर जिन अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही दोनों के संबंध में मतभेद हुए, मिस येसियोल ने अपना स्टेटमेंट बदल लिया और तो और अपने बॉयफ्रेंड पर आरोप लगाने की कोशिश की कि उसने मिस येसियोल की मर्जी के खिलाफ उनका वीडियो बनाया। तभी वकील पाक ऑब्जेक्ट करते हैं, ये बोलते हुए कि अभी तक ये बात साबित नहीं। उनकी बात काटते हुए प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, मिस येसियोल के ट्रायल्स के बाद ये साबित हो जाएगा कि अभी मैंने जो कुछ भी कहा सब सच है। योर ऑनर, प्लीज इस बात को कंसिडर करें, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब तक मिस येसियोल के ट्रायल्स ओवर नहीं हो जाते, तब तक उनके बयान पर भरोसा ना किया जाए। फिर वो जज को एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें येसियोल पर क्या क्या चार्जेस लगे हैं वो लिखा होता है। वो पढ़ने के बाद जज वकील पाक से बोलते हैं, अटॉर्नी, इन चार्जेस को आप सबूत के तौर पर स्वीकार करना चाहोगे? तभी सोले हांजू से बोलती है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या प्रोसिक्यूटर येसियोल को फिर से बुलाएंगे? हांजुन बोलता है, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पावर से जज खुद ही उसे यहाँ दोबारा बुला सकते हैं। धत तेरी, उसकी लाइफ ऑलरेडी इतनी हार्ड है, उसे यहाँ फिर से बुलाना कितना क्रूएल होगा। तभी प्रोफेसर यांग और वकील पाक का डिस्कशन खत्म होता है और वकील पाक जज से बोलते हैं कि वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर सोले का मुंह बन जाता है। तभी प्रोसिक्यूटर जिन भी येसियोल को दोबारा विटनेस के तौर पर बुलाने की मांग करते हैं और जज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तभी लॉलीपॉप गाय येबम बोलता है, जज ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या वो येसियोल के बयान की वैलिडिटी पर शक कर रहे हैं? मिस्टर डोंग बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर जिन की चाल काम कर गई। वो येसियोल के बयान की वैलिडिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, जो प्रोफेसर यांग को बेनिफिट करता। अच्छा, जहां एक तरफ सब लोग केस को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर किम की निगाहें दरवाजे पर है, जो स्वीटू सॉन्गजे की राहें तक रही हैं। और अपना सॉन्गजे कोर्ट के बाहर खड़ा है, जो अभी भी अपना डिसीजन लेने में हेजिटेट कर रहा है। वो पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी अपनी सीरियस गर्ल सोल्बी से टकरा जाता है, जो प्रोफेसर यांग का ही ट्रायल अटेंड करने के लिए अभी यहाँ पहुंची है। अंदर कोर्ट में वकील पाक की दलीलबाजी शुरू हो चुकी होती है। आपको याद है जब प्रोफेसर सीओ की मौत हुई थी, उसी दौरान प्रोफेसर यांग यूएस जाने वाले थे, जिसके लिए इन्होंने टिकट भी बुक कराई थी। हाँ, तो उसी टिकट को दिखाते हुए वकील पाक बोलते हैं, ये एयरप्लेन टिकट बॉस्टन की है, उसी डेट की जिस दिन डिफेंडेंट अरेस्ट हुए थे।
ये सिर्फ वन वे टिकट है जिसमें वापस लौटने का कोई प्रबंध नहीं। इसी को पॉइंट आउट करते हुए प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू दिया था कि मिस्टर सीओ की हत्या करने के बाद डिफेंडेंट भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो प्रोफेसर यांग जो अभी विटनेस स्टैंड पर बैठे हैं उनसे पूछते हैं, डिफेंडेंट आपको बोस्टन क्यों जाना था? इस पर प्रोफेसर यांग अपनी क्लमजी की तरफ देखते हैं, इस गेस्चर में जैसे कि वो कहना चाह रहे हैं कि अभी मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ ध्यान से सुनो। फिर वो बोलना शुरू करते हैं, किसी को ढूंढने के लिए। मैंने वन वे टिकट इसीलिए खरीदा क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मैं उसे कब तक ढूंढ पाऊंगा। वकील पाक पूछते हैं, आप किसे ढूंढना चाहते थे? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, कांगदान। ये सुनकर सोले उनकी बातों पर और ध्यान से कान लगाती है और प्रोसिक्यूटर जिन पास की बात याद करते हैं जहां एमएलए ने कहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाकर चारा बनाने की कोशिश करने की। प्रोसिक्यूटर जिन ने कहा था, चारा मतलब? इस पर एमएलए ने कहा था, कांगदान। एंड नाउ इन प्रेजेंट कांगदान का नाम सुनकर प्रोसिक्यूटर जिन टेंशन में आ जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट करते हैं ये बोलकर कि ये ट्रायल से अनरिलेटेड है। इस पर वकील पाक बोलते हैं, अनरिलेटेड? तो आप मानते हैं कि एयरप्लेन टिकट्स को मिस्टर यांग के चार्जेस प्रूफ करने के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस पर प्रोसिक्यूटर जिन की बोलती बंद। तभी प्रोफेसर यांग बोलना शुरू करते हैं। वो एमएलए को के कैंपेन में थी। ये सुनकर दोनों रिपोर्टर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रोफेसर यांग अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। उसने खुलासा किया था कि एमएलए अपने ओपोनेंट्स के बारे में फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। तभी प्रोसिक्यूटर जिन फिर से ऑब्जेक्ट करते हैं। जज बोलते हैं, डिफेंडेंट अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना दें और प्रोफेसर यांग के इस स्टेटमेंट को डिलीट करने को बोलते हैं। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, प्लीज इन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दें। यहाँ मीडिया के लोग भी बैठे हैं, उनके सामने ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इस पर जज बोलते हैं, सिचुएशन की वजह से डिफेंडेंट को ऐसा कहना पड़ा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस वजह से डिफेंडेंट को कोई रिस्ट्रिक्शंस देना चाहिए। तभी प्रोफेसर यांग बोलते हैं, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सुनकर हांजुन सोले की ओर देखने लगता है जो इमोशनल हो गई है। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, क्या खुलासा करके गायब हो जाना? हाँ, एमएलए पर लगाए सारे चार्जेस वापस लेकर वो यूएस चली गई। वकील पाक बोलते हैं, अरे आपको कैसे पता? इस पर प्रोसिक्यूटर जिन कुछ सोचने लगते हैं। फिर वो दोनों रिपोर्टर्स जो कॉपी पेन लिए तैयार बैठे हैं उन्हें देखते हुए बोलते हैं, मैंने ये प्रोफेसर सीओ से सुना था। ये सुनकर सब लोग आपस में खुशफुसाने लगते हैं और जीहू डिसबिलीव के साथ प्रोसिक्यूटर जिन को देखने लगता है। फिर लंच ब्रेक हो जाता है और उदास सोले एमएलए को कि अपने ओपोनेंट्स को लेकर फेक न्यूज़ के बारे में सर्च करने लगती है। वो बहुत ढूंढती है पर कहीं भी कांगदान के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलती, जैसे कि जानबूझकर उसे रिलेटेड सारे खबर और स्टेटमेंट्स डिलीट करवा दिए गए हों। फिर वो अपने फोन में कांगदान के द्वारा प्रोफेसर यांग को लिखा लेटर पढ़ने लगती है जो प्रोफेसर यांग को देने से पहले इसने क्लिक करके अपने पास रख लिया था। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये लेटर आपको भेजूंगी भी या नहीं, पर फिर भी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ प्रोफेसर यांग। मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा इंसाफ का साथ दूंगी, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाई। हराम के पैसों के सामने मैंने अपने घुटने टेक दिए। पर उसका लेटर इतने में ही खत्म नहीं हुआ था, उसने आगे भी लिखा था, प्लीज मेरे धोखे को मत भूलिएगा, हमेशा अपने वैल्यूज और मोरल्स के साथ खड़े रहिएगा और ये मेक श्योर कीजिएगा कि उस एमएलए को सजा मिले। उधर सीरियस गर्ल और स्वीटू आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ सोल्बी पूछती है, आप यहाँ? इस पर सोंगजे बोलता है, मैंने तुम्हारा प्लेजरिज्म वाला व्यू देखा। सोल्बी बोलती है, मैंने प्लेजराइज नहीं किया है। इस पर सोंगजे बोलता है, तो तुम ये विश्वास करना चाहती हो कि प्रोफेसर यांग ही हत्यारे हैं, इसलिए तुमने कहा कि तुमने शुगर पैकेट नहीं देखा। सोल्बी बोलती है, तो आप इतना श्योर क्यों हो कि प्रोफेसर यांग ने नहीं किया? इस पर सोंगजे बोलता है, क्योंकि मैं उनके साथ था। ये सुनकर सोल्बी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ लंच ब्रेक के बाद ट्रायल कंटिन्यू होता है, जहाँ प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो मिथ नहीं बल्कि चीनी था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर सीओ जैसे अपने सेंसेस में आए आप वहाँ से चले गए, है ना? अब कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ अपने सेंसेस में आने के बाद प्रोफेसर सीओ ने कहा था, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद प्रोफेसर यांग वहाँ से चले गए थे। वेल आई गेस कॉफी में चीनी मिला के पिलाने के बाद जब प्रोफेसर सीओ को थोड़ा बेटर लग रहा होगा तब उन्होंने प्रोफेसर यांग को जाने को कहा होगा।
और उनके जाने के बाद एक एक करके बाकी सब उनसे मिलने आए होंगे और तब शायद किसी के चाल में फंसकर उनकी मौत हो गई होगी। खैर ये तो आगे ही पता चलेगा, तो फिलहाल हम प्रेजेंट में चलते हैं। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, कांग सोल्बी और जीहू दोनों ने ही क्राइम सीन पर वो शुगर पैकेट नहीं देखा जो आपके बाद उनसे मिलने गए थे। जीहू का कहना है कि विक्टिम नशे में धुत थे और कांग सोल्बी ने कहा, तभी उनकी बात काटते हुए प्रोफेसर यांग बोलते हैं, हम कांग सोल्बी के बयान को ऑलरेडी नकार चुके हैं, इसलिए आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते। आप उसे बुलाकर खुद से ये पूछ सकते हैं। तभी सोल्बी अंदर आती है और अपने बारे में बात होता सुन वो ट्रायल को ध्यान से सुनने लगती है। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि उसे बुलाकर उसके बयान पर आपको सवाल करना चाहिए था? आपने उसे विटनेस के तौर पर क्यों नहीं बुलाया? इस दौरान सोल्बी आकर बैठ जाती है। प्रोसिक्यूटर जिन अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, आपने जो कहा उस हिसाब से तो आपको उसे यहाँ बुलाने के लिए कन्विंस करना चाहिए था। फिर वह सोल्बी की तरफ देखकर बोलते हैं, वैसे वो यहाँ कोर्ट में मौजूद है, आपको उसे अपना विटनेस बनने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। इस पर हेडबैंड बॉय और लॉलीपॉप गाय सोल्बी को देखने लगते हैं। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, मैं आपको इतना बड़ा मौका दे रहा हूँ, आप उसे ले क्यों नहीं रहे? पर प्रोफेसर यांग कोई जवाब नहीं देते, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। अब प्रोसिक्यूटर जिन जज से बोलते हैं, कांग सोल्बी का बयान ये साबित कर देगा कि डिफेंडेंट ने अभी जो कुछ भी कहा वो गलत है, इसलिए डिफेंडेंट उसे नहीं बुला रहे हैं। योर ऑनर, इससे यही साबित होता है कि डिफेंडेंट ही असली हत्यारे हैं। दूसरी तरफ अपनी क्लमजी अपने घर पहुंचती है, जो दरवाजे पर ही अपनी माँ से टकरा जाती है। वो बोलती है, मुझे आपसे कुछ बात करना है, अंदर चलिए। पर माँ अंदर जाने से मना कर देती है क्योंकि इन्हें अर्जेंटली कहीं जाना है। सोले बोलती है, ये दान के बारे में है, क्या उसके और बियोल के पापा के बीच कुछ हुआ था? जब वो माँ उसकी बात काटकर बोलती है, चुप करो, वो हमारी फैमिली नहीं है, और जाने लगती है। सोले उन्हें फिर से रोककर बोलती है, माँ प्लीज बताइए, क्या आपको पता था कि वो एमएलए को के कैंपेन में थी? इस पर माँ झल्ला कर बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम स्कूल जाकर पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? गड़े मुर्दे क्यों खा रही हो? अगर तुम यही सब बात करने के लिए यहाँ आई हो तो दोबारा घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कितनी बिजी रहती हूँ तुम्हें पता नहीं है? और बकबक करते हुए सोले के सवालों से बचकर वहाँ से भाग लेती है। अब सोले और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। वो अंदर जाकर खोजबीन शुरू कर देती है। उधर कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जिन पूछते हैं, मॉक ट्रायल क्लास के वक्त आप वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, उस सुबह मेरे ईमेल पर जूरेडोंग हिट एंड रन वाले इंसिडेंट की एक वीडियो आई थी, इसलिए मैं फैक्ट्स पता करने के लिए उस जगह पर गया था। तभी प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, लेकिन आप 12:30 बजे तक वापस आ चुके थे। फिर वो जज से बोलते हैं, उस समय तक इनका एंकलेट ऑफ नहीं हुआ था, इसीलिए उनके लोकेशन से हमें ये बात पता चली। तभी ली मैनहो एंटर करता है। अब प्रोसिक्यूटर जिन फिर से प्रोफेसर यांग से पूछते हैं, जब आप वापस आ चुके थे तो मॉक ट्रायल क्लास में क्यों नहीं थे? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, वीडियो से पता चले सच की वजह से मैं शॉक में था। प्रोसिक्यूटर जिन पूछते हैं, इतने शॉक में कि आप अपने प्रोफेसर की ड्यूटी भी भूल गए, या फिर इस वजह से कि अगर उस वक्त आप मिस्टर सीओ को देखते तो आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर देते? तभी वकील पाक ऑब्जेक्ट करते हैं, पर जज उन्हें चुप करा देते हैं। प्रोसिक्यूटर जिन अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अंत में आप फिर भी कॉफी लेकर विक्टिम से मिलने गए। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैं उसके मुंह से सच सुनना चाहता था। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ कॉफी पकड़ाते हुए प्रोफेसर यांग प्रोफेसर सीओ को कन्फ्रंट करते हैं। इस पर प्रोफेसर सीओ का हाथ थरथराने लगता है और वो ट्रायल को 30 मिनट का ब्रेक देकर सीढ़ी पर आकर कॉफी में मिथ मिलाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर यांग पीछे से आते हैं, जो ऐसा करते हुए उन्हें देख लेते हैं। प्रोफेसर सीओ उसका एक डोज कॉफी में डालकर पी ही रहे होते हैं कि तभी प्रोफेसर यांग उनसे बाकी बचा मिथ छीन लेते हैं और गुस्से में उन्हें घूरने लगते हैं। अब प्रोफेसर सीओ की फटके 4, लेकिन फिर वो एडमिट कर लेते हैं कि उन्होंने ही वो एक्सीडेंट किया था और उस छोटे से बच्चे की जान ले ली। ये सुनकर प्रोफेसर यांग गुस्से में बोलते हैं, तो इतना कम क्यों डाल रहे हो? पूरी डालकर क्यों नहीं पी लेते? तुमने एक बच्चे की जान ले ली, पर तुम नहीं मरना चाहते, बल्कि अभी भी बेशर्मों की तरह जिए जा रहे हो। इस पर प्रोफेसर सीओ आह भरकर बोलते हैं, तुमने सही कहा, अब मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर प्रोफेसर यांग गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ प्रोसिक्यूटर जिन पूछते हैं, उन्हें देखने के बाद क्या आपको गुस्सा आया था? इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, आपको क्या लगता है गुस्से में आकर मैंने उसे मार दिया? अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में ही मरने के लिए छोड़ देता। प्रोसिक्यूटर जिन मजाकिया अंदाज में बोलते हैं, सही कहा, फिर तो मिस्टर सीओ को शुगर देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना?
प्रोफेसर यांग कुछ नहीं बोलते। अब प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, मगर क्या होता अगर उन्हें हाइपोग्लाइसेमिक शॉक कभी हुआ ही नहीं होता तो? ये सुनकर सब लोग आपस में खुसफुसाने लगते हैं। दूसरी तरफ अपनी क्लमजी को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो कांगदान और कांगचिल सियोंग नामक किसी व्यक्ति के बीच कोई एग्रीमेंट होता है। सोले पर्स से अपना फोन निकालती है और उसका फोटो लेने लगती है। इधर प्रोसिक्यूटर जिन एक ग्लूकोमीटर दिखाते हुए बोलते हैं, ये ग्लूकोमीटर मिस्टर सीओ हमेशा यूज करते थे और हमेशा अपने ग्लूकोज लेवल का रिकॉर्ड भी रखते थे। आप सही थे, मेरे अंकल के बिलोंगिंग्स में एक चीज मिसिंग है, उनका ग्लूकोमीटर। उन्होंने बाकी सारी चीजें लौटाई हैं, पर एक वही चीज है जो नहीं लौटाया। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, वो जरूर जिनका दूसरा हुक्म काई का होगा इस फेक विटनेस के बाद। अब प्रोसिक्यूटर जिन इंसिडेंट वाले दिन ग्लूकोमीटर का जो मेजरिंग था वो बताकर बोलते हैं कि 12:30 बजे मिस्टर सीओ का ग्लूकोज लेवल 227 mg/dl था, जबकि नॉर्मली अगर रेटिंग 330 mg/dl से पार हो जाती है तब सिचुएशन डेंजरस हो सकता है। इस पर वकील पाक ऑब्जेक्ट करते हैं ये बोलकर कि पहले ये एविडेंस लिस्ट में नहीं था। प्रोसिक्यूटर जिन जज से बोलते हैं, पहले मुझे नहीं लगा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिस्ट में नहीं डाला, लेकिन लगता है ये एक नया सबूत बनकर सामने आया है। वकील पाक बोलते हैं, ये चीटिंग है, आप ऐसे नहीं कर सकते। पर इनके इस बचकाने स्टेटमेंट पर कौन ही ध्यान देने वाला है, तो चीफ जज बाकी जजेस से डिस्कस करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर यांग बोलते हैं, प्लीज इस सबूत को एक्सेप्ट ना करें। आपको प्रोसिक्यूटर को ये दिखाना चाहिए कि कोर्ट को इन बेकार चालों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये एक बुरा एग्जाम्पल होगा। अगर कोर्ट ने अपने डिसीजन से डिसएग्री किया तो जजेस पर इसका गहरा असर पड़ेगा। डिफेंडेंट, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आसान नहीं। अपने यांगक्रेट्स के इस डेयरिंग आर्गुमेंट को सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और आपस में खुसफुसाने लगते हैं। ये अपने यांगक्रेट्स है भाई, इनसे दलीलबाजी में कौन जीत सकता है। तभी जज सबको शांत कराते हैं और गुस्से में आकर ग्लूकोमीटर वाला सबूत एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो बोलते हैं, आगे की कार्यवाही को विराम दिया जाए और इस एविडेंस की अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। वो वकील पाक से पूछते हैं, डिफेंस काउंसिल, क्या आप ये फैसला स्वीकार करते हैं? वकील पाक मना कर देते हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर जिन ग्लूकोमीटर को आगे की जांच पड़ताल के लिए अपने पास रखने की अपील करते हैं और जज मान जाते हैं। ये सब सुनकर सबका मूड खराब हो जाता है। मिस्टर डोंग बोलते हैं, पहले ही केस के लिए कम मुसीबत थी जिसने आज जज को भी भड़का दिया। अब कार्यवाही आगे बढ़ती है। प्रोसिक्यूटर जिन मेजरमेंट दिखाते हुए बोलते हैं, 12:30 बजे जब उन्होंने अपना ग्लूकोज लेवल मेजर किया था तो वो 227 mg/dl था और 2:55 तक वही ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ जाए कि उनकी मौत हो जाए, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। अनलेस उस दौरान मिस्टर सीओ को नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर का ओवरडोज दिया गया हो। वो प्रोफेसर यांग से बोलते हैं, आपको नहीं लगता? तभी वकील पाक फिर से ऑब्जेक्ट करते हैं, ये बोलते हुए कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि इसमें मिस्टर सीओ का ही खून है या नहीं। पर उनकी बात काटते हुए प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, क्राइम सीन पर मौजूद डस्टबिन में मिले इस ब्लड स्ट्रिप से हम ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि वो खून मिस्टर सीओ का ही है और रिपोर्ट्स जज को देते हैं। अब वकील पाक का होश गुल और बाकी सब भी हक्के बक्के और निराश हो जाते हैं। सारी भीड़ आपस में बुदबुदाने लगती है कि अब क्या होगा, क्या अब सब खत्म? क्या प्रोफेसर सीओ सच में हत्यारे हैं? कोर्ट के बाहर अपना स्वीटू सोंगजे अभी भी असमंजस में खड़ा है और अपने फोन को घूरे जा रहा है, जिसमें 2 मिस कॉल्स आए हैं जो इसकी बीवी डॉक्टर जूयोंग के हैं। फाइनली वो अंदर जाने का डिसाइड करता है और जूयोंग से बातें करते हुए कोर्ट की ओर जाने लगता है, पर वो इसे इमीडिएटली अपने पास आने को बोलती है। इस पर वो बाद में आने की बात करता है, पर उसकी पूरी बात सुने बिना ही वो बोलती है, तुम्हें मुझसे अभी मिलने आना होगा, प्लीज जल्दी आओ। जो सुनकर वो फिर से अपना फैसला बदल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म। तो अब अपकमिंग एपिसोड का प्रीव्यू देखते हुए कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड। और हाँ, ड्रामा एक्सपर्ट टेल्स को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो बाय फॉर नाउ, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।